नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका। जैसा कि हम पिछले वीडियो में वर्ण टॉपिक कर रहे थे और वर्ण टॉपिक को हमने लगभग 90% कर लिया था। उसके बाद हम क्वेश्चंस करने की बात थी कि कुछ क्वेश्चंस देखेंगे कि हमें किस प्रकार से कितना सेट हुआ, क्योंकि आपको टॉपिक तो करवा दिया लेकिन आप क्लास में तो हो नहीं कि आप बराबर मेरे साथ बोलते हो, है ना। जैसे वो एकदम से पूछ लिया सघोष व्यंजन कौन से हैं, तो दिमाग में से पता करें कि अच्छा वो होगा कि नहीं होगा, नहीं, सीधा सघोष बोलते ही आपका ट्रिक दिमाग में आनी चाहिए कि तिचोपांत है स्वरा सघोषा, तिचोपांत है स्वरा सघोषा। महाप्राण पूछ लिया तो कौन से, द्विचय उष्म महाप्राण है, द्विचय उष्म महाप्राण है। उसी हिसाब से अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि माँ कंठे वर्ण कौन कौन से, अकह विसर्ग कंठाराम, अगर क्रम से आपने अगर याद किया हो, निश्चित रूप से देखो अगर आपने याद नहीं किया है तो ये आपकी गलती है। मैंने आपको पहले भी एक डायग्राम के माध्यम से बताया था, आपने अगर फर्स्ट वीडियो देखा है और अगर फॉरवर्ड करते रहते हो 10-10 सेकंड आगे, तो उसमें आपकी गलती है, मेरी गलती नहीं है ना। तो आपको मैंने इस एक डायग्राम के माध्यम से क्लियर बताया था कि अभी आपको शुरुआती दौर में ऐसा लगेगा कि टाइम ज़्यादा दे रहे हैं, और कितना दे रहे हो, टाइम तो 1 घंटा ही दे रहे हो, उससे ज़्यादा थोड़ी दे रहे हो आप, ठीक है। तो इतनी मेहनत करने के बाद सफलता आपको सिर्फ इतनी ही प्राप्त होगी, ये आप मान के चलिए। और उसके बाद अगर बात करें धीरे धीरे अगर आप करते रहे तो एक समय ऐसा भी आएगा कि आपकी मेहनत इतनी सी होगी और आपके यह सफलता का परसेंटेज होगा। ये डिपेंड करता है आपकी नियमितता पर, समर्पण पर, ठीक है। अगर आपने देखा है, सेट किया, तो दिमाग में हर चीज सेट होनी चाहिए। जैसे ही आपसे पूछा जाए कि कंठे वर्ण कौन से हैं, अकह विसर्ग कंठाराम, अकह विसर्ग कंठाराम, तालव्य कौन से हैं, ईचु यसानाम तालु, मूर्धन्य रे रिटोर शाणाम मूर्धा, रे रिटोर शाणाम मूर्धा, दंत्य तुलसीराम दंता, उपनामो ओष्ठो, ए देतो कंठ तालु, ओ देतो कंठोष्टर, वह केवल दंतोष्ठ में। अब जब इतना याद कर लेंगे तब कुछ नई चीजें निकल के आएगी। नई चीजों में जैसे बात करते हैं हम, नई चीजों की अगर बात करें तो जैसे मैंने बोला कि वह केवल दंतोष्ठ में, ठीक है। तो अब वह केवल दंतोष्ठ में, तो देखिए कहीं वह के साथ एक जो ये फ होता है, फ के नीचे नुक्ता लगा हुआ है ना, आगत व्यंजन, इसे भी अगर रखा जाएगा तो दंतोष्ठ में रखा जाता है, ठीक है। अगर हम शुरुआत से चलते हैं तो देखिए हमने स्वरों की बात की, स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। अच्छा, 11 में प्रश्न कहाँ कहाँ से निकलते हैं, हम आज उसी पे चर्चा करेंगे। अ आ ई है ना, उसके बाद उ और री, ठीक है, ए आई ओ और औ, ये हमने 11 स्वर, आज थोड़ा सा इन पर चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न निकालने वाला सीधा निकाल सकता है कि स्वरों की संख्या 11, लेकिन मात्राओं की संख्या कितनी होगी। तो आपको पता है अ की मात्रा नहीं होती है, इसका मतलब मात्राओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 10। मात्राओं की संख्या कितनी हो जाती है, 10 हो जाती है, ठीक है। अब उसके बाद पूछे कि री का स्थान, तो आप गिन लीजिए, इधर से कौन सा है, 7वां, इधर से 5वां, ठीक है। गणित के सूत्र को लगाते हैं ना, 7 5 12 माइनस 1 11, तो इस तरह से री का जो। अब बात आती है कि हिंदी एक आती, हाँ, ध्वनि, ठीक है, वर्ण, छोटी छोटी बातें होती है, लेकिन हमें अगर क्लियर, अगर मैंने कहा ना, मैं पूरा टॉपिक क्रमबद्ध तरीके से क्लियर करवाऊंगा। वीडियो भले एक की जगह 2 लग जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, शॉर्ट में ठेके वाले काम बिल्कुल नहीं होंगे। ध्वनि की हमने बात की थी, मुख से उच्चारित होने वाली सबसे कम, है ना, जिसमें कम समय लगता है, ध्वनि में सबसे कम समय लगता है, ठीक है। और उसी ध्वनि को लिखित रूप में हमने क्या कहा था, वर्ण कहा था, है ना। रचना की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, वर्ण होती है। तो फिर अक्षर क्या है, अक्षर है ध्वनि समूहों की, जो ध्वनि समूह होता है, यानी एक से अधिक ध्वनियां होगी, उसकी न्यूनतम इकाई जो होती है वो होती है अक्षर होती है। जैसे मैंने कहा आ, तो आ एक ध्वनि तो नहीं है, कह सकते हैं, ठीक है। क्या है, अ 2 आ, या चलो छोड़ो इसको, छोड़ो, ये जी देखो, जी में एक ध्वनि नहीं है, ज भी है, और क्या है, ज में ई की मात्रा भी है, ई बड़ी है ना, जिसे बड़ी बोलते हैं, ठीक है। जैसे मानो मैंने बोला क्या, तो अब ये क्या है, ये अक्षर है। वर्ण और अक्षर में यही अंतर है। वर्ण क्या है, ध्वनि का लिखित रूप वर्ण है, ध्वनि का लिखित रूप वर्ण है। और अक्षर क्या है, ध्वनि समूह का न्यूनतम रूप जो है वो क्या है, अक्षर है। ये हम वर्ण और अक्षर को एक ही समझते हैं, एक नहीं है, इनमें बारीक अंतर है, ठीक है। जैसे एक वो आता है प्लुत स्वर, प्लुत आपने सुना कि वह स्वर प्लुत। अब प्लुत जो है वो अलग चीज है, हम उसे ठीक है पढ़ते हैं, अच्छी बात है, जानकारी होनी बहुत जरूरी है। प्लुत का जैसे शाब्दिक अर्थ क्या होता है, उछलता हुआ। प्लुत का शाब्दिक अर्थ होता है
उछलता हुआ। अर्थात इसमें जो लघु स्वर होते हैं, लघु स्वर होते हैं ना, कौन कौन से होते हैं? 4 होते हैं जो सारणी के अंदर है, अ, ई, उ और री। लघु स्वर में जितना समय लगता है उससे 3 गुना समय लगता है, उससे 3 गुना समय लगता है प्लुत में। इसीलिए प्लुत का साइन क्या होता है? ऐसे। आपने देखा होगा ओम, ऐसे। तो अर्थात इस ओ को लघु स्वर में जितना समय लगता है उससे 3 गुना समय इसमें लगना चाहिए, तो इसे क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। अब बात करते हैं, देखिए वीडियो है, लाइव क्लास तो नहीं है कि आप को लगे मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ। आप थोड़ा सा बाद में एक बार फिर से देख सकते हैं वीडियो। अगर मैं ज़्यादा धीरे टाइम पास करूँगा तो फिर आनंद नहीं आएगा, एक फ्लो रहना चाहिए, ठीक है। अब देखो बात करते हैं कि जैसे कोमल तालव्य, तो ये जो है ये कोमल तालव्य कहलाते हैं। स्वरों में पूछ लिया जाए कोमल तालव्य स्वर कौन से हैं, तो कोमल तालव्य स्वर कौन से हैं? अ और आ। फिर कठोर तालव्य दूसरे, बहुत इजी चीज है, बस आपको थोड़ा सा सेट करना है दिमाग के अंदर। स्वर पूरे लिख लो 11 और फिर देख लो कोमल तालव्य, फिर कठोर तालव्य, फिर आपको बताया उपनामो ओष्ठो, ठीक है। उ क्या है? ओष्ठे हैं, ये तो बात हो ही गई। ए दे तो कंठ तालु, ए दे तो कंठ तालु, और ओ दे तो कंठोष्ठ। तो ये देखो ये क्लियर हो गया, बात समझ आ रही है। कोमल तालव्य स्वर पूछ रहे थे, हम सोचते हैं अरे कोमल तालव्य कौन सा होगा, ई होगा कि नहीं, क्यों सोचना है? सीधी सी बात है, कोमल तालव्य। आप सोचो तालव्य शब्द आ गया तो कहीं ई तो नहीं होगी, है ना? हाँ बिल्कुल कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन अ आ कोमल तालव्य है, ई जो है कठोर तालव्य, उसके बाद उपनाम ओष्ठ है, दे तो कंठ तालु, रो दे तो कंठोष्ठ है। अब बात आती है, एक पूछा जाता है कि विस्तृत स्वर कौन से हैं? विस्तृत स्वर, देखो बहुत अच्छा प्रश्न है, विस्तृत स्वर कौन से हैं? तो देखो ई और ई को विस्तृत स्वर कहा जाता है क्योंकि इसमें हमारा जो मुख जो होता है वो उस हिसाब से खुलता है विस्तृत। लेकिन चलो आप तो ये ध्यान रखो, विस्तृत स्वर किन्हें कहा जाता है? ई। फिर निकलता है एक चीज, पूर्ण विस्तृत स्वर किसे कहा जाता है? पूर्ण विस्तृत स्वर किसे कहा जाता है? तो ए और आई को कहा जाता है पूर्ण विस्तृत स्वर। ऐसे प्रश्न नहीं पूछे गए हैं एग्जामों में, बहुत कोई बैंक, ग्रामीण बैंक वगैरह जैसे पूछे गए तो पूछे गए, अपने रीट वगैरह में नहीं, लेकिन बाई चांस, जरूर तो नहीं है, आज तक जो आए हुए प्रश्न हैं वही दोबारा आएंगे, हो सकता है इस बार नहीं आ जाए, इसलिए मैं आपको टॉपिक के गूढ़ एकदम गहराई तक ले जाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। तो पूर्ण विस्तृत पूछा जाए तो ए और आई जो होते हैं वो पूर्ण विस्तृत स्वर होते हैं। अब मान लो आपसे पूछा गया कि वर्तुलाकार, वर्तुलाकार है ना, तो वर्तुलाकार आपको पता है, नाम ही तो चेंज किया है, वृत्तमुखी स्वर। वृत्तमुखी स्वर कौन कौन से? तो 4 वृत्त में थे, ठीक है। तो ये देखो 4 वृत्त में कौन कौन से थे? ऊ था, ओ और औ, ये 4 जो थे वो वृत्तमुखी। लेकिन अब एक बात है कि पूर्ण वर्तुलाकार पूछा जाए तो ऊ और ऊ ही है, पूर्ण वर्तुलाकार, जिसमें पूरा मुख जो है वृत्त के समान। और अगर आपसे पूछा जाए अल्प वृत्तुलाकार, ये तो ऊ जो है पूर्ण वृत्तमुखी है, या वर्तुलाकार कुछ भी कह दूं, और ये क्या है? अल्प वृत्तमुखी, अल्प वृत्तमुखी। ये कुछ चीजें हैं, वो जो टॉपिक कल आपको करवाया था वो एक फ्लो में चलता है, इसलिए मैंने बीच में नहीं रखा, वरना डिस्टर्बेंस होती है। अब ये कुछ जानकारियां अलग से ले लेते हैं ना। अल्प वृत्तमुखी, अल्प वृत्तमुखी वो नींव थी, आज थोड़ी बारीकियां हैं। ये अल्प वृत्तमुखी, इसमें वृत्त तो होता है लेकिन थोड़ा वृत्त का पूर्ण रूप नहीं होता है, ठीक है। तो ये एक चीज और बता दिया आपको। विस्तृत स्वर ई पूर्ण विस्तृत, ए आई, वृत्तुलाकार वृत्तमुखी उ ओ औ, और पूर्ण वृत्तमुखी अल्प वृत्तमुखी, ठीक है। इसके बाद आप देखिए, जो मुझे लगा कि कल वाले टॉपिक में 2 चीज मिस रही। एक तो मैंने आपको वर्तस्य ध्वनियां नहीं बताई थी, है ना, वर्तस्य ध्वनियां, जो मसूड़ों का ऊपर का भाग होता है, ऊपर वाला भाग, वो वर्तस्य ध्वनियां, उसकी एक ट्रिक है। वैसे न सरल है, ठीक है, लेकिन आप तो इसको शॉर्ट में याद रखो, सरल जन, न सरल है लेकिन सरल जन याद रखो, सरल जन। अब सीधा मान लो प्रश्न आ गया, निम्न में से कौन सी ध्वनि वर्तस्य
नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए स, बी न, सी आ गया श, और डी आ गया, या मान लो इसकी जगह दे दिया फ। ठीक है, और एक आ गया ल आ गया। ठीक है, तो निम्न में से कौन सी वर्षित नहीं है? तो आपको नहीं। अब कई बार क्या होता है कि आप बिल्कुल इस बात से सहमत भी होंगे, हम क्या करते हैं, निम्न में से कौन सी ध्वनि वर्षित, यहीं तक क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन भी यहीं तक पढ़ते हैं, और क्या अच्छा ये तो पहला ये लो सर, बाद में बाहर आके देखते हैं अल आगे नहीं हो, तो भाई पहले ही पढ़ लेता ढंग से, है ना, तो नहीं भी था आगे। तो आप ये देखिए, पूरा प्रश्न पढ़िए, सरल प्रश्न है तो क्या दिक्कत है, सरल है तो भी पूरा पढ़ना है, कठिन है तो भी पूरा पढ़ना है। एक अच्छे जो है कंपटीटर होता है उसकी ये पहचान होती है, वो प्रश्न को पूरा पढ़ेगा और ऑप्शंस को भी पूरा पढ़ेगा। ठीक है, अब निम्न से कौन सी नहीं है, तो हमें पता है सरल जन, तो सरल जन। ठीक है, हमें पता है कि फ इसमें नहीं है, तो ये होता है सरल। इसके अलावा एक वर्गमूलीय व्यंजन जो कहलाते हैं, वर्गमूलीय व्यंजन, वो ठीक है, या हाँ वर्गमूलीय व्यंजन कह सकते हैं, क, ख और ग, इन्हें वर्गमूलीय व्यंजन कहा जाता है। बहुत सा डीप पकड़ जाते हैं, जैसे संस्कृत में बहुत सी चीज़ें निकल जाएगी कि अच कहते हैं, हल कहते हैं, सारी चीज़ें हम याद नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ जो चीज़ें हैं जो एग्जामों में आई भी होती है या फिर आने की संभावनाएं होती है, उनकी चर्चा ज़रूर हमें कर ली। जैसे य और व को कल हमने बात की थी, संघर्षहीन व्यंजन कहा जाता है, संघर्षहीन व्यंजन, है ना। इसके अलावा जो मुख्य रूप से इसका नाम होता है अर्ध स्वर भी होता है, लेकिन इनको साथ में अल्प विवृत भी कहा जाता है, अल्प विवृत भी कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है? अल्प विवृत भी कहा जाता है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि ल क्या है, ल कौन सा है, तो ल बोलते ही दिमाग में पार्श्विक आना चाहिए। आपसे जैसे ही बोला उच्छिप्त, तुरंत आपके दिमाग में ढ आना चाहिए। समझ आ रही बात? तो इस हिसाब से जब सेट करोगे ना, तब कंठ है वो दिमाग में चलना चाहिए। जैसे ही बोला कि वर्ण टॉपिक, तो पूरे वर्ण टॉपिक सिस्टमेटिक ढंग से दिमाग में आना चाहिए, तब तो होती है तैयारी। वरना होता है सिर्फ टाइम पास, किताबों के साथ टाइम पास, दिमाग कहीं है, किताबें कहीं पड़ी हैं, वो नहीं होना चाहिए। पढ़ रहे हैं मतलब पढ़ रहे हैं। अकह विसर्ग कंठाराम इचु ऐसा नाम तालु ऋ टुषाणाम मुर्दा तुलसी राम दंता उपनामोष्ट ए दे तो कंठ तालु ओ दे तो कंठोष्ट व केवल दंतोष्ट में पंचमाक्षर अनुस्वार है नासिका। सगोस व्यंजन पूछ लिया तो तिचोपांत है स्वरा सगोसा, और द्विचय उष्म महाप्राण है। तो अब सगोस से मुझे एक बात और याद आ गई, जैसे जो अघोष होते हैं, अघोष कौन से होते हैं? अघोष आपको पता है, सीधा पहला दूसरा और तीन भाई हो गए, श और स, पहला दूसरा, हर वर्ग का पहला दूसरा। इन अघोष व्यंजन को परुष व्यंजन या फिर इनको मृदु व्यंजन भी कहा जाता है, मृदु व्यंजन भी कहा जाता है, परुष या मृदु व्यंजन भी कहा जाता है। ये भी दो चीज अच्छी बता दी मैंने आपको। अघोष को परुष या मृदु व्यंजन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परुष या मृदु व्यंजन भी कहा जाता है। समझ आई बात? ऐसी छोटी छोटी बहुत सी चीजें निकल आती है जिसे हमें ध्यान में होना चाहिए। तो क्या कहा जाता है? घोष को परुष और मृदु। क्या कहा जाता है? परुष और मृदु। कल हमने देखे थे जाति के आधार पर सवर्ण और असवर्ण, है ना। सवर्ण में जो एक ही जाति से। अब बात करते हैं संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं। तो आपको पता है, हमने बात की विस्तृत होता है ई, पूर्ण विस्तृत होते हैं ए आई, ठीक है। अल्प विवृत जो होते हैं, अल्प वृत्तमुखी, वो मैंने बताया था ओ औ, और पूर्ण वृत्तमुखी होते हैं उ। वैसे ही संयुक्त। अब संयुक्त होते हैं 4। देखो, संयुक्त व्यंजन भी 4 होते हैं और संयुक्त स्वर भी 4 होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? ए, आई, ओ और औ, है ना। ऐसा नहीं है कि आप वीडियो को फॉरवर्ड करे जा रहे हो टाइम। अगर पूरा टॉपिक मैं आपको बताने जा रहा हूं तो पूरे टॉपिक में कुछ नहीं छोड़ रहा, तो फिर आपको पढ़ना ही होगा। और अगर आप ये समझते हो कि आप लगातार असफल होते आ रहे हो और असफलता के कारण आप सोचते हो नहीं, हर बार ये बहाने ढूंढ के तैयार रखते हो कि मैं सफल नहीं हो रहा, इसके पीछे ये बहाना है, मेरी ये मजबूरी, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो फिर या तो मजबूरियां गिनाना छोड़ दो और या फिर लक्ष्य की प्राप्ति कर लो। क्योंकि जो आप ये बार बार मजबूरियां गिनाते हो कि नहीं मैं इस कारण से असफल हुआ, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है।
सफल होने वाला इंसान जो होता है वो मजबूरियों की परवाह नहीं करता। और दूसरा एक बात देखिए कि मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि ये मजबूरियों का हवाला देना जो होता है ये अपनी कमजोरी को बताना होता है। मेरे घर में ये काम हो गया, मेरे घर में वो काम। अगर आपको कंपटीशन फाइट करना है तो फाइट करना है, बस इसके बाद में कोई ऑप्शन नहीं बचता। आप ये सोच रहे हो कि केवल मजबूर आप ही हो, तो मैं बता दूं मजबूरियों का कोई घर नहीं होता, मजबूरियों का कोई घर नहीं होता। मिल जाएगी हर रंग में, हर तरफ मुंह फाड़े हुए। अगर तुम समझते हो कि तुम ही हो मजबूर तो जरा देखो देखो मैं दिखलाता हूं तुम्हें मजबूरी क्या होती है। सड़क पर सोया हुआ वो आदमी जिसके फटे बोरे की चादर के अंदर से झांकता हुआ बदन सर्दी में चिल्ला रहा है, तड़प रहा है, ठिठुरा रहा है, क्या तुम उस आदमी से भी ज्यादा मजबूर हो? वो मां जिसके बच्चे आज भी भूखे सो गए लेकिन वो आंसू बहाने के अलावा कुछ कर न सकी, क्या तुम उस मां से भी ज्यादा मजबूर हो? वो बाप जिसके बेटे का कल भविष्य तय होना है, जिसके बेटे की फीस की आखिरी तारीख है कल और उसके पास पैसे नहीं होने की वजह से वो सो नहीं पा रहा है चिंता में, क्या तुम उस बाप से भी ज्यादा मजबूर हो? और वो बेरोजगार जिसको घर चलाना है, जिसको कर्जा उतारना है, जो मेहनत के बाद भी वो नहीं हासिल कर पा रहा जिसकी उसे सख्त जरूरत है, क्या तुम उस बेरोजगार से भी मजबूर हो? वो प्रेमी जो बिछड़ गए हैं, बिछड़कर शायद जिंदा तो रहे मगर जी नहीं पाए समाज, रीति रिवाज, रस्मों रिवाज के कारण, क्या तुम उनसे भी ज्यादा मजबूर हो? वो बाप जिसने अपनी कुटुंब की इज्जत की खातिर अपने बेटी के पांव में अपनी पगड़ी को भी रख दिया और वो निर्लज बेटी मुस्कुराती रही और वो बाप कई रातों तक सो नहीं पाया, फिर एक दिन गहरी निद्रा के अंदर सो गया, फिर कभी उठ नहीं पाया, क्या तुम उस बाप से भी ज्यादा मजबूर हो? वो किसान जिसकी फसलें लगातार कभी अतिवृष्टि, कभी अल्पवृष्टि, कभी अनावृष्टि के कारण नष्ट होती रही है और फिर एक दिन वो पेड़ों से झूल गया और उसका परिवार चीखता चिल्लाता रह गया, क्या तुम उस परिवार से भी ज्यादा मजबूर हो? वो मां जिसके कलेजे का टुकड़ा बीमारी के कारण उसकी आंखों के सामने तड़प कर तिल तिल मरते हुए वो देख रही है, लेकिन पैसों की कमी की वजह से वो उसे दुआओं के सिवा कुछ दे नहीं सकती, क्या तुम उस मां से भी ज्यादा मजबूर हो? वो देश जिसकी बेटियां सरेआम लूटी जा रही है मगर हर बार अपराधी नाबालिग सिद्ध हो जाता है और ये देश देखता बिलखता मोमबत्ती लेकर सड़कों पर घूमता नजर आता है, क्या तुम उस देश से भी ज्यादा मजबूर हो? और अगर हो तो मुझे बताओ तुम्हारी मजबूरी, मैं भी तो जानूं तुम्हारी मजबूरी इससे भी बढ़कर है क्या? तो ये मजबूरियों को गिनाना आप छोड़ दीजिए। मैं भी जाता हूं, थोड़ी सी कविताएं निकल आती है ना, तो देखिए मजबूरियां को गिनाना छोड़ दीजिए। मजबूर बहुत हैं, हमसे ज़्यादा मजबूर लोग बैठे हैं। आप अपने से ऊपर वालों को देख के नहीं जी सकते। आपको जितनी सुविधाएं मिल रही हैं उन सुविधाओं से आप कंपटीशन आराम से फाइट कर सकते हो और आपको करना ही होगा। चलिए हम टॉपिक पे आते हैं, फिर पे टॉपिक पे आते हैं। तो देखिए प्रश्न जो होते हैं, अब मैं पूरे टॉपिक के जो शुरुआत से प्रश्न करता चलता हूँ। एक सेकंड। भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछ लिया ध्वनि है। रचना की दृष्टि से अगर पूछा जाए तो कौन सा होगा? रचना की दृष्टि से जो है वो सबसे छोटी इकाई होगी वर्ण होगी। लेकिन प्रश्न किस हिसाब से आएंगे? जैसे मान लो पूछ लिया निम्न में से अयोगवाह ध्वनि है, अयोगवाह ध्वनि है। ऑप्शन ए विसर्ग, ऑप्शन बी महाप्राण, ऑप्शन सी सघोष, ऑप्शन डी ऊष्म। अब प्रश्न तो इस हिसाब से ही आएंगे। निम्न में से ही क्या पूछ रहा है? अयोगवा। आपको पता होना चाहिए अयोगवा ध्वनि कौन सी है। अयोगवा ध्वनि कौन सी जिसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता? अंग और अह, यानी कौन सा राइट होगा? विसर्ग राइट होगा। बात समझ आई? उसने पूछा हिंदी में मूल वर्ण कितने हैं? प्रश्न घुमाया ही तो है। हिंदी में क्या पूछ लिया इसने? मूल वर्ण कितने हैं? 44, 46, 48, 52। अब यहां 44 भी ऑप्शन में है, 52 भी ऑप्शन में है। ठीक है, कंफ्यूज क्यों होना? क्या पूछ रहा है? मूल वर्ण पूछ रहा है। 44 होंगे। क्यों? क्या नाम आया क्या वर्णमाला? वर्णमाला नाम तो नहीं है। वर्णमाला अगर था हिंदी में वर्णमाला में कितने वर्ण है तब कितना हो जाता?
ठीक है। अब ज्यादा ज्यादा हिंदी में संयुक्त व्यंजन सहित कितने वर्ण है? हिंदी में संयुक्त व्यंजन सहित कितने वर्ण है? तो कौन सा हो जाता? 48 हो जाता। 44 और 4 48 हो जाता। प्रश्न टॉपिक अगर क्लियर है दिमाग में तो सारे आंसर क्लियर हैं, और टॉपिक ही क्लियर नहीं है, सोचना पड़ रहा है, इसका मतलब आपने टॉपिक नहीं किया है क्लियर। अब वो क्या पूछेगा? निम्न में से कौन सा कथन सही है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? ठीक है। अब उसने ऑप्शन ए दिया, जो ध है ना, वो सघोष, अल्पप्राण, ठीक है, दंते, सघोष, अल्पप्राण, दंते, स्पर्श है। उसके बाद उसने पूछा ज जो है सघोष, ठीक है, अल्पप्राण, ओष्ठ है, स्पर्श। उसने दिया ह सघोष, ठीक है, महाप्राण, काकल्य, और एक दे दिया उसने ह सघोष, महाप्राण और ऊष्म, और डी दे दिया प अघोष, महाप्राण, ओष्ठ है और स्पर्श। ठीक है। अब मैंने ठीक है ऑप्शन हो सकता है सरल दे दिया हो, गलत दे दिया वो, मतलब पर मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि प्रश्न का तरीका क्या रहता है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए हम बात कर रहे हैं कि सघोष, तो ध जो होता है वो सघोष होता है क्या? तो तिचोपांत ह चौथा होता है, इसका मतलब सघोष होता है। अब बात करते हैं कि ध अल्पप्राण होता है क्या? चौथा है, और हमने ट्रिक क्या कर रखी है? द्विचय ऊष्म महाप्राण है, इसका मतलब चौथा जो होता है वो तो महाप्राण होता है, तो फिर अल्पप्राण नहीं हो सकता, इसका मतलब ये ऑप्शन तो गलत है। च छ ज तीसरा है सघोष, बिल्कुल सही है। अल्पप्राण है 135 अंतः स्वरा, अल्पप्राण है ना, तो इसका मतलब अल्पप्राण भी है। क्या ओष्ठ्य है क्या? बिल्कुल नहीं है, इसका मतलब ये गलत। उसके बाद ह सघोषा तिचोपांत, ह स्वरा सघोषा, इसका मतलब सघोष है। महाप्राण है क्या? द्विचय ऊष्म, वहां ऊष्म में ह आता है, इसका मतलब ये महाप्राण भी है। काकल्य बिल्कुल है, और ऊष्म है, इसका मतलब ये राइट है। अब राइट है फिर भी आप एक बार चौथा ऑप्शन जरूर देखें, मेरा ये मानना है कि चौथा देखें। अघोष है, अघोष कौन सा? तिचोपांत, अघोष है, बिल्कुल है। महाप्राण है द्विचय, उसमें दूसरा और चौथा जो होता है महाप्राण, इसका मतलब प तो अल्पप्राण होता है, इसका मतलब ये गलत है। आपका प्रश्न जो होता है वो राइट हो जाता है। तो मेन ये जो होता है कि प्रश्न को आप पूरा पढ़ें और ऑप्शंस को आराम से देखें, इस तरीके के प्रश्न आपके बनते हैं। उसके बाद अगर बात करूं, सीधा पूछ लिया आपसे कि निम्न में से द्विगुणी व्यंजन है, द्विगुणी व्यंजन है। ऑप्शन ए, बी, ये ड, अंग, सी, ड़, डी दे दिया, क। अब पूछ लिया कि द्विगुणी कौन से? तो द्विगुणी, अब नाम अलग दे दिया। मैंने बताया था आपको उच्छिप्त या ताड़नजात या द्विस्पष्ट, स्पष्ट, उच्छिप्त ताड़नजातीय, और इसी का एक नाम होता है द्विगुणी। ठीक है, और वो कौन सा होता है? ड़ और ढ, ढ है ना। देखिए इनकी खास बात क्या है, इनसे किसी शब्द का प्रारंभ नहीं होता। ये शब्द के मध्य में आ सकते हैं, अंत में आ सकते हैं, लेकिन कभी भी किसी शब्द के प्रारंभ में ये नहीं आ सकते। किसी भी शब्द की जो प्रारंभ, किसी भी शब्द का प्रारंभ है वो इनसे नहीं होता है। ठीक है।
अब प्रश्न सिंपल और निकालिए, देवनागरी लिपि में कुल कितने स्वर होते हैं? तो देवनागरी लिपि में कुल कितने स्वर होते हैं? सेम, कितना भी प्रश्न को घुमा ले, अपने टॉपिक पर, अपने ज्ञान पर अड़े रहें और एक आत्मविश्वास रखें कि नहीं, मैं जो आंसर दे रहा हूं वो सही है, मेरे टॉपिक क्लियर किया हुआ है। ये बहुत जरूरी होता है, ठीक है। इसके अलावा पूछ लिया जैसे निम्न में से कोमल तालव्य व्यंजन है, ठीक है। ऑप्शन ए अ, ऑप्शन बी क, ऑप्शन सी ज, ऑप्शन डी मान लो दे दिया सॉरी आ नहीं दे दिया, टा दे दिया, कुछ भी दे दिया, ठीक है। अब हमने निम्न से कोमल तालव्य पढ़ा, लेकिन हमने क्या पढ़ रखा था? कोमल तालव्य स्वर, और हम देखें हाँ अ कोमल तालव्य होता है, लेकिन इसने आगे क्या देखा है, दिया है कोमल तालव्य व्यंजन दिया है। ये होता है लेकिन ये कोमल तालव्य स्वर, ठीक है। और हमें क्या पूछ रहा है? व्यंजन। तो ये कौन सा होगा? क। देखिए क, ख, ग और घ, ये चार जो होते हैं ये कोमल तालव्य होते हैं, और च, छ, ज और झ ये होते हैं कठोर तालव्य, ठीक है। ये कठोर तालव्य होते हैं, ये कोमल तालव्य। आपको प्रश्न इसलिए पूरा पढ़ना, मैं इसलिए आपको ये प्रश्न बता रहा हूं क्योंकि हमारी सबसे बड़ी कमी होती है प्रश्न को ढंग से नहीं पढ़ना, और इस वजह से हम कम से कम 4 से 5 प्रश्न ऐसे होते हैं जो हम आते हुए गलत कर देते हैं, और फिर हमारे पास बचता है तो सिर्फ अल्ले के अलावा कुछ नहीं बचता, और हम पछताते हैं। वो 4 क्वेश्चन इतने महंगे पड़ जाते हैं। आप खुद देख लीजिए 2018 वैकेंसी में जिसके ये 2-4 प्रश्न आते हुए गलत हुए थे, आज कंटिन्यू 2 साल हो गए, और 1 साल तो कम से कम मान ही लीजिए कंप्लीट होगी, भर्ती आएगी, पेपर होगा, कंप्लीट होगी ज्वाइनिंग, उन्हें वो 4 क्वेश्चन 3 साल महंगे पड़ गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और अच्छे से पूरे पेपर को कीजिए। बिना पढ़े प्रश्न करना आपकी सबसे बड़ी मूर्खता साबित हो सकती है, और आपको भयंकर पछताना पड़ सकता है, ठीक है। हम हो सकता है हम में अगर टैलेंट है अगली वैकेंसी में सीट निकाल लें, किंतु फिर भी आप समझदार हो कि हम 2 साल 3 साल लेट होते जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है ना। आगे देखिए, अब उसने मान लो अगला प्रश्न इस हिसाब से बना दिया, कौन सा सघोष महाप्राण होता है? कौन सा सघोष जो है वो महाप्राण होता है? ऑप्शन ए दे दिया स, ऑप्शन बी दे दिया, ऑप्शन डी दे दिया फ, ऑप्शन सी दे दिया द, ऑप्शन डी दे दिया ह। सबसे पहले तो आपको ये पता करना कि इसमें से सघोष चारों है क्या। तो हम देखो तिचोपांत है स्वरा सघोषा, तो तिचोपांत इसका मतलब ये तो सघोष ही नहीं है, तो बात ही खत्म हो गई। अब ये होता है प फ, ये 2 नंबर पे आता है, इसका मतलब तिचोपांत है, इसका मतलब ये तो सघोष है ही नहीं। प्रश्न पढ़ लिया ना ध्यान से, इसलिए क्लियर करें। त थ द ये सघोष तो है, लेकिन क्या ये महाप्राण है क्या? त थ द ये तीसरा नंबर आता है, और महाप्राण तो हमेशा दूसरा और चौथा होता है, इसका मतलब ये भी नहीं है। अब देखते हैं ये ह, तिचोपांत ह स्वरा ह, इसका मतलब सघोष तो है। महाप्राण है क्या? द्विचय उष्म महाप्राण, यानी उष्म में भी शामिल होता है, तो राइट कौन सा हो जाएगा? प्रश्नों की लैंग्वेज बदलती है, लेकिन अगर टॉपिक अच्छा हो ना, और लगातार जब आप एक्सरसाइज करते हो, एक्सरसाइज जो आगे टेस्ट सीरीज करवाने की मैं विचार करूंगा, पहले करवाते थे हम, वापस शुरू करेंगे, तो आप जब लगातार क्वेश्चन करते हैं और जब एक के बाद एक सही होता चलता है, आपको लगता है मुझे पूरा पेपर आता है, तो यकीन मानिए आपका कॉन्फिडेंस में बहुत तेजी से वृद्धि होती है, और वही कॉन्फिडेंस आपको एग्जाम के अंदर जीत दिलाता है, ठीक है। इसके अलावा उसने अगर ये पूछ लिया कि निम्न में से कौन सा व्यंजन निम्न में से कौन सा व्यंजन प्रकंपित है? अब सीधा प्रकंपित को पकड़िए। ऑप्शन चाहे कुछ भी हो, आपके दिमाग में आपने ऑप्शन देखा नहीं है, उससे पहले ही आपके दिमाग में जो है वो उत्तर आ चुका है, और वो उत्तर क्या आया? र आया। कैसा भी प्रश्न बना लीजिए आप, कैसा भी प्रश्न बना लीजिए,
अगर आपका टॉपिक क्लियर है तो आपको प्रश्न पढ़ते ही उसका उत्तर दिमाग में आ जाएगा। आपको बस ये देखा जाएगा कि कहीं कोई चूक नहीं, इसलिए आप चारों क्वेश्चंस पढ़ते हैं। तो आपको ये जो प्रकंपित शब्द है इस पर गौर करना है कि प्रकंपित, तो जैसे ही प्रकंपित मतलब आप प्रश्न को देखोगे ना, देखते ही उत्तर तो आपके दिमाग में आ जाता है। बस आपको क्या करना है, चारों ऑप्शन देखने पड़ते हैं ताकि बाई चांस कोई गलती न रह जाए। ठीक है, प्रश्न अगला अगर हम देखें तो प्रश्न इस हिसाब से आता है कि न का उच्चारण स्थान है। अब दिमाग में प्रश्न अभी फिलहाल तो देखते ही आ रहा है कि कौन सा हो गया ना, नासिका। लेकिन ऑप्शन देखिए, ऑप्शन आया ओष्ठ, ओष्ठ और नासिका, बी दंत्य और नासिका, सी वत्स और नासिका, डी कंठ और नासिका। बस 4। अब देखो तथ दधन तुलसीराम दंता, इसका मतलब दंते और नासिका बिल्कुल आ रहा है। और न हमने बात की थी स र ल ज और न। देखिए ये बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि जैसे ही हम दंते और नासिका देखेंगे आधे स्टूडेंट क्या करेंगे, सीधा राइट लगा के आगे वाले में बढ़ जाएंगे। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं पूरा प्रश्न पढ़ना बहुत अनिवार्य होता है। अब ये क्या कह रहा है कि वर्ष और नासिका, क्या न वर्ष नहीं है क्या? बिल्कुल है। और अगर ऐसे ऑप्शन आ जाएं तो याद रखना पहली प्राथमिकता अपने को वर्ष को ही देनी पड़ेगी। पहली प्राथमिकता वर्ष को ही देनी पड़ेगी। ये बिल्कुल सही है, लेकिन हालांकि ऐसे ऑप्शन आते नहीं हैं। लेकिन कई बार ऐसे बहुत से क्वेश्चंस हैं जिनमें सिमिलरिटी बताई जाती है कि अगर ये आ जाए, जैसे हम समास करते हैं जब, तो हम क्या करते हैं, पीताम्बर है ना, पीताम्बर में हमें पता है कर्मधारय समास होता है। लेकिन अगर ऑप्शन में कर्मधारय और बहुब्री दोनों आ जाते हैं तो हम बहुब्री को, जो बहुब्री है उससे प्राथमिकता देते हैं, जबकि उसमें कर्मधारय भी तो है, लेकिन वहां प्राथमिकता किसको देनी है। तो इस तरह से जो क्वेश्चंस होते हैं, ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो होती है ये हमें विशेष रूप से करनी है। तो इस हिसाब से एक नहीं बल्कि हजारों क्वेश्चंस बनते हैं और उन क्वेश्चंस के आधार पर ही हमारा सिलेक्शन होता है, ये आप सबको पता है। तो इस तरह की प्रैक्टिस मैंने आपको छोटी सी प्रैक्टिस करवाई, 8-10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन लगभग बता दिए। सीधा अब और से प्रश्न बहुत निकलते हैं, सीधा पूछे इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं, संयुक्त व्यंजन को चारों का वर्गीकरण दे दिया, कौन से संयुक्त व्यंजन को सही रूप से मतलब जैसे बांटा गया होता है ना, अपन बांटते हैं जैसे छ को क धन छ धन, इस हिसाब से प्रश्न आ गया निम्न में से कौन सा अयोगवा ध्वनियां है, निम्न में से कौन सी अयोगवा ध्वनियां नहीं है नहीं है। ये जो नहीं डालते हैं प्रश्न के अंदर, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो लगभग ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है और अगले वीडियो के अंदर हम जो है वो टॉपिक करेंगे संज्ञा, और जिसे बहुत सरल समझा जाता है। बहुत अच्छा टॉपिक है संज्ञा। अगले वीडियो में हम संज्ञा करेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे और क्वेश्चंस भी करेंगे। इसमें भी खूब क्वेश्चंस बनेंगे, लेकिन मेरा अनुरोध है, ये पहला टॉपिक था, इसे ढंग से अच्छे से सेट कीजिए। अकय विसर्ग कंठाराम ईचो ऐसा नाम तालु रेट उच्चारण मुर्दा तुलसीराम दंता उपनाम ओष्ठ ए देतो कंठ तालु ओ देतो कंठोष्ठ और वह केवल दंतोष्ठ है। पंचमाक्षर अनुस्वार है नासिका। तिचोपांत है स्वरा सगोसा दुचे, उसमें महाप्राण है। जो हमने सारणी बनाई थी वो सारणी क्या थी, है ना, सारणी में यहाँ इस तरह से हमने सारणी बनाई थी। अ कहाँ रखना है, ई कहाँ रखनी है, ऊ कहाँ रखना है, फिर आ कहाँ रखना है, ई कहाँ रखनी है, ऊ, ठीक है, ए, ऐ, ओ और औ। 5 प्रकार से स्वरों का वर्गीकरण किया था। अंदर वाले कौन से हैं, ह्रस्व, बाहर वाले दीर्घ हैं। ये 4 वृत्तमुखी, बाकी बचे जो अवृतमुखी। अगर पूछे अग्र मध्य स्वर, अग्र मध्य और पश्च, मध्य में केवल अ आता है जिसे उदासीन स्वर भी कहा जाता है, और इधर वाले पश्च हैं, उधर वाले अग्र हैं। ठीक है, आ विवृत होता है, आ विवृत होता है। ये अर्ध विवृत होते हैं, ए अ औ। ये अर्ध संवृत होते हैं, ए और ओ, और ये संवृत होते हैं, ई उ ऊ। ठीक है, तो इस हिसाब से जब सारे सेट कर लोगे दिमाग के अंदर तो ये टॉपिक आपको जिंदगी में दोबारा देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से नियमित रहकर, समर्पित रहकर तैयारी करें और मेरी भी मेहनत सफल हो और आप तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद।